अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके बाद गर्मी का जोर टूट गया है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में अलसुबह बारिश के बाद शहरियों के गर्मी से मुरझाए चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। जहां हम देख रहे हैं कि एबट रोड, लक्ष्मी चौक, शालीमार, गड़ी शाह, मॉल रोड, केनाल रोड, हरबंसपुरा, सांदा, इस्लामपुरा और जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहां पर बादल बरसे हैं। बारिश के दौरान लाहौर के कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पर हमेशा की तरह बारिश के बाद बिजली की सप्लाई भी मुतासर हो चुकी है। लाहौर के अलावा इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, जहलम, मुरीद के, गुजरांवाला, अटक, वजीराबाद समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में भी हल्की और तेज़ बारिश हुई है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। शदीद बारिश के बाद सड़कें एक बार फिर से नदी नालों को मंजर पेश कर रही हैं और दूसरी जानिब NDMA ने बारिश की वजह से अगले 3 दिन के दौरान पंजाब के अजला नारोवाल और सियालकोट में हाई लेवल फ्लैश फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया है। जम्मू के बालाई इलाकों में बारिशों के बायस नारोवाल और सियालकोट के नदी नालों में भी सैलाब आ सकता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक नाला एक, दायक और पलखू में शदीद तुगयानी से मुल्का इलाके भी ज़ेर आब आने का खदशा है और फ्लैश फ्लडिंग से ज़राए आमदरफ्त में खलल, इमारतों, फसलों और मवेशियों को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो हम सबको इस हवाले से एहतियात करने की भी ज़रूरत है। MDMA के अलर्ट के मुताबिक सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ और जो मकामी इंतज़ामिया हैं उन्हें भी एक्टिव रहने की हिदायत जारी की गई हैं और ये कहा गया है कि ख़तरे से दो चार आबादी की हिफाजत के लिए मुनासिब इकदाम किए जाएँ। इसके हवाले से हमने पहले भी प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी, जिसमें चीफ मेट्रोलॉजिस्ट से भी हमारी बात हुई थी। उसमें उनका भी यही कहना था कि अभी जो टूरिस्ट भी हैं उनके हवाले से भी एडवाइजरी यही है कि अभी कुछ दिन वो रुकें, बारिश का, मानसून का जो ये स्पेल है इसको गुजर जाने दें, उसके बाद नॉर्दर्न एरियाज़ का हमें रुख करना चाहिए। इस हवाले से आगे चलकर मजीद भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। इस मौसम में जामुन खाने से सेहत पर होने वाले असरात। वर्ल्ड स्कॉलर कप रीजनल राउंड में क्वालिफाई करने वाला कम उम्र पाकिस्तानी तालिब इल्म। फाइटर पायलट से मोटिवेशनल स्पीकर बनने तक का सफर, आपको बताएंगे अनकही कहानी। कुछ लोग 100 साल तक कैसे जिंदा रह लेते हैं, बिलाखिर साइंसदानों ने वजह ढूंढ ली। और सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी हेल्थ के हवाले से और एक ऐसे फ्रूट के हवाले से जो कि सीजनल फ्रूट है और आजकल मार्केट में दस्तयाब है। जामुन का शुमार मौसम गर्मा के इंतहाई मुफीद फलों में होता है। ये एक छोटा सा फल है लेकिन इसके फ़ायदे बेशुमार हैं, इसीलिए इसके खाने की ख़ास ताकीद भी की जाती है। और सिर्फ जामुन ही नहीं बल्कि जामुन की जो गुठलियाँ हैं और उसके जो पत्ते होते हैं वो भी बहुत फ़ायदेमंद हैं। अक्सर लोग जामुन की गुठलियाँ रख लेते हैं ताकि ज़रूरत के वक्त उन्हें इस्तेमाल भी किया जा सके और इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं। जामुन के कई मुख्तलिफ नाम हैं। इसे बंगाली में काला जाम और सिंधी में जम्मू कहा जाता है, जबकि इसके दीगर नामों में राजामान और ब्लैकबेरी वगैरह भी शामिल हैं। आज इस मौसम में जामुन खाने के तिब्बी फ़वाइद पर हम बात करने जा रहे हैं। हमने दावत दी है डॉक्टर सहर चावला साहिबा को, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सीजनल फ्रूट्स जितने भी हैं उनके ऑब्वियसली फ़ायदे तो होते हैं, तो जामुन जो है इसमें कौन कौन से विटामिन मौजूद हैं? अच्छा, जामुन का जो मेरा फेवरेट विटामिन है ना, जिसकी वजह से वो इतना फेमस नहीं है और उसको होना चाहिए, अदरवाइज ऑरेंज फेमस है। जामुन में ऑरेंज के मुकाबले का विटामिन सी होता है। अच्छा। अब ऑरेंज हमारे पास सर्दियों में आता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला ने उस विटामिन सी की कॉम्पनसेशन आपके पास गर्मियों में ना दी हो। और यही वजह है कि बेशक अभी हम इस पर आगे जाके बात करेंगे कि जामुन से आपके पास बहुत सारे फेस मास्क भी बनते हैं और फेस मास्क बनने की रीज़न विटामिन सी है। हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन है ना, और जो प्रोटीन आपकी यूथ के लिए, इलास्टिसिटी के लिए, जवानी के लिए, स्किन के तनाव के लिए, ये लेडीज़ को बहुत इंटरेस्ट करेगा, उसके लिए फेमस है। उसको कोलेजन कहते हैं। कोलेजन की जो सिंथेसिस होती है, उसका जो बनना होता है, उसकी प्रोडक्शन का फाइनल स्टेप ही नहीं हो सकता विटामिन सी ना हो तो। और मजे की बात यह है कि ये विटामिन सी आप सिंथेटिक सप्लीमेंट से नहीं ले सकते, ये आपको डाइट से ही लेना है। और उसके लिए जामुन जो है दैट इज द बेस्ट थिंग। विटामिन सी इज माय फेवरेट विटामिन जो कि जामुन में प्रेजेंट है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे फवायदे हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो फिर हमारी सेहत पर कौन से ऐसे पॉजिटिव असरात हैं जो जामुन से होते हैं? स्किन का तो आपने बता दिया जो कि विटामिन सी के थ्रू है, जैसे कि मेरे पास भी कुछ डिटेल्स हैं। सोडियम भी है, विटामिन सी आपने बताया, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फॉलिक एसिड भी है। जी बिल्कुल। फॉलिक एसिड के हमारे पास और भी बहुत सारे अच्छे सोर्सेज हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जिसको हम प्रेफर करेंगे। लेकिन एक चीज जिसका हमारी सेहत पर बहुत बेहतरीन फायदा है, जो कि ओवरऑल आपकी हर बीमारी को मैनेज कर लेती है। इंसानी बॉडी में जो सबसे प्रीडोमिनेटिंग हार्मोन होता है वो आपके पास इंसुलिन होता है। इंसुलिन खराब तो मूड खराब,
हार्मोन खराब, वजन खराब, शुगर खराब, कोलेस्ट्रॉल खराब, ब्लड प्रेशर खराब, आपके ऑर्गन्स भी सब कुछ खराब ना। जिसकी बॉडी में इंसुलिन हाई है उसकी बॉडी में सब कुछ खराब है। जो जामुन है आपके पास वो इंसुलिन रेजिस्टेंट जो लोग हैं, यानी जिनकी बॉडी में इंसुलिन के लेवल्स बहुत ऊपर हैं, उसको रिवर्स करने में हेल्प कर सकता है। कैसे? दिस इज समथिंग आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, जो लोग नॉर्मली इतनी बात नहीं करते हैं। आपकी बॉडी में जब कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज होता है तो उससे एक मुश्किल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से एक आसान स्ट्रक्चर में जाना होता है जिसको आप ग्लूकोज कहते हैं, जिससे लोग नॉर्मली वाकिफ हैं। अब ये किस स्पीड से टूटता है, इसको जो एंजाइम इस रिएक्शन को आसान बनाता है, फैसिलिटेट करता है, हमारी थूक में उस एंजाइम को एमाइलेज कहते हैं, और वही एंजाइम जो हमारे पेंक्रियास में होता है उसको एमाइलेज कहते हैं। जामुन इस एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो कर देता है। अब ये बात आपको और कोई नहीं बताएगा साहर चावला के अलावा, ठीक है? अब इसकी एक्टिविटी जब आपके पास स्लो हो जाती है तो जो स्पीड ऑफ कन्वर्जन है कार्बोहाइड्रेट की आसान फॉर्म में होने की, जिसमें उसने स्पीड से ग्लूकोज ऊपर लेके जाना था, वो भी स्लो हो जाती है। खाना कितना अच्छा है आपके ब्लड शुगर के लिए, उसके पहचानने का क्राइटेरिया क्या है? वो यही क्राइटेरिया। जो खाना ब्लड में ग्लूकोज तेजी से ऊपर लेके जाता है वो अच्छा नहीं है। इंसुलिन जो स्लोली लेके जाता है वो अच्छा है। तो जामुन ना सिर्फ इसको स्लोली लेके जा रहा है अपने हाई फाइबर कंटेंट की वजह से, बल्कि उस एंजाइम को भी रोक रहा है जिसने ये स्पीड करनी है। सो जामुन इज अमेजिंग फॉर योर डायबिटीज। जो चीज इंसुलिन के लिए अच्छी है, आपके पास ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की बहुत बड़ी वजह, इस पे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे पॉडकास्ट कर चुकी हूँ कि पहले समझा जाता था कि आपके पास ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है बड़े गोश्त की वजह से, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपके पास एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट की वजह से बढ़ता है। अगर आपका इंसुलिन कंट्रोल है, याद रखें आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल है, आपका वेट भी कंट्रोल है, आपका हार्मोन भी कंट्रोल है। और मूड किन लोगों का ज्यादा क्रैंक, जिन लोगों का सुबह मूड बड़ा खराब होता है ना, इस पर खुश होकर मीम्स ना शेयर किया करें। इसका मतलब ये है कि आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा खराब है। शुगर ऊपर नीचे, मूड ऊपर नीचे। टेक जामुन अर्ली मॉर्निंग, आपका मूड ऊपर नीचे नहीं। अच्छा, फिर आप ये कह रही हैं कि जिन लोगों को शुगर है उनके लिए एक तो बड़ी जबरदस्त चीज है, और सेकेंडली उन्हें फिर वो निहार मुंह लेना चाहिए, जामुन खाने चाहिए, या कोई और भी टाइम है जैसे शाम के टाइम पे है? बहुत से लोग हैं जो सुबह उठते ही शायद उन्हें जामुन उस तरह से अच्छे ना लगते हो। सुबह उठते ही तो किसी को भी कुछ नहीं खाना चाहिए। वो कहते हैं ना, यू हैव टू, मैं ये कहती हूँ, वो नहीं कहते, यू हैव टू अर्न योर ब्रेकफास्ट, विन योर ब्रेकफास्ट। जब तक आपने थोड़ी देर मेहनत नहीं की है तब तक आप नाश्ता ना करें। फॉर डायबिटिक्स एंड फॉर एनीबडी हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू कंट्रोल देयर ब्लड ग्लूकोज, मील से 20 मिनट पहले लें और 2 बार लें। और शुगर, अच्छा जामुन ना पूरे का पूरा ही फायदे वाला है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी पत्ते किसके लिए अच्छे हैं, जूस किसके लिए अच्छा है, पल्प किसके लिए अच्छा है, लेकिन जो शुगर वाले हैं ना उनके लिए सीड अच्छा है। सीड का पाउडर निकाल के रखें, एंड द बेस्ट पार्ट इज पाउडर की शेल्फ लाइफ 3 से 6 महीने होती है, वो खराब ही नहीं होना। ठीक है? आप 3 से 6 महीने 1 टीस्पून पाउडर लें, उसको आप पानी में डालें, और बहुत ज़्यादा असर करना चाहते हैं तो उसमें 1 टीस्पून सेब का सिरका डाल लें, थोड़ा सा एलोवेरा जूस डाल लें, 20 मिनट पहले मील से 2 बार लें, और इंशाल्लाह आपकी डायबिटीज रिवर्स होगी। ठीक है, और इससे वेट भी रिड्यूस होता है, वेट भी कंट्रोल होगा। लेकिन ये नहीं कि उसके बाद फिर आपने बर्गर और फ्रेंच फ्राइज खा लिया और आप कहें जी हमने जामुन का पानी पिया था। ठीक है, सो दैट वोंट वर्क। ठीक है, और रात के वक्त इससे फिर हमें परहेज करना है, क्योंकि हम बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि फ्रूट का टाइम ही उनका होता है कि रात का खाना खा लिया है, हाँ, अब हमने फ्रूट खाना। अच्छा, ये मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने बल्कि इनफैक्ट 2-3 साल पहले नियो न्यूज़ पे इस पे सेगमेंट किया था कि फ्रूट को ऐसा डिजर्ट मत खाएं। फल आपकी मिठाई नहीं है, फल आपकी मील का सब्स्टिट्यूट हो सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली फ्रूट शुगर इज फ्रुक्टोज, अल्टीमेटली इट इज अ फ्रूट शुगर। अगर वो आप ज्यादा लेंगे, और आपको फ्रुक्टोज की मजे की बात बताऊं, ग्लूकोज फिर भी बॉडी के हर सेल में जाता है इस्तेमाल होने के लिए। फ्रुक्टोज के पास एक ही ऑर्गन है जो उसको इस्तेमाल कर सकता है, लिवर। अगर आप फल भी जरूरत से ज्यादा लेंगे तो आपके लिवर पे लोड पड़ेगा, फैटी लोड होगा। ठीक है, बिल्कुल, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो उसमें अब जो क्वांटिटी वाला मामला है वो भी हम लोगों का बड़ा खराब है। हम लोग डब्बे बनाते हैं, नमक उसमें डालते हैं, उसको पहले हिलाते हैं अच्छे तरीके से और फिर खाते हैं, और क्वांटिटी का लिहाज नहीं किया जाता। कितनी मिकदार में खाना चाहिए? एक जामुन में सिर्फ 3 से 4 कैलोरीज हैं, तो मुट्ठी भर तो आप आराम से खा सकते हैं। मतलब ये तो स्टार्टर भी नहीं है लोगों का स्टार्टर भी हमारे यहाँ तो वो हैंडफुल ऑफ नट्स का भी कॉन्सेप्ट नहीं है ना। हमारे सामने आ जाए काजू का जार, हम उसे पूरा खत्म करेंगे और फिर हम कहेंगे हमने हेल्दी खाया था और हमने नट्स खाए थे, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आपने एक मुट्ठी भर से ऊपर नहीं लेना, और उसके बाद भी दिन में अपनी मील कंट्रोल रखनी है। ठीक है। अच्छा, तो जामुन की जो तासीर है इसका भी कुछ होता है, गरम ठंडा, ये मिथ है, ये फैक्ट है, ये क्या है? नहीं जी, मिथ नहीं है। डिस्पाइट बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर, मैं आयुर्वेदा और चाइनीज मेडिसिन की बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं इसको पढ़ती भी हूँ। आयुर्वेदा में एक टर्म होती है तोशा। ये जो आपके पास जामुन है ना, इसकी ये वाली मैं बताती हूँ ये चीज़ क्या है।
इस तासीर को बढ़ाते हैं और इसकी अपनी भी ये तासीर होती है। अब कैसे पता लगेगा किन लोगों की वता और तोशा तासीर है? मुझे ऐसा लगता है मेरी है, दीज पीपल आर मोस्टली स्लिम, एनर्जेटिक एंड यू नो स्लाइटली हाइपर एक्टिव, रेस्टलेस, एंड इफ देयर एनर्जी इज बैलेंस्ड देन दे कैन क्रिएट अ लॉट आउट ऑफ इट। अगर ये एनर्जी बैलेंस नहीं होती है तो कौन सी बीमारी हो सकती है वता तोशा वालों की? कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, और इसके साथ साथ एस्थमा भी हो सकता है, हाई फीवर भी हो सकता है, और मेंटल डिजीनेस भी हो सकती है। अब किन किन लोगों ने ये नहीं लेना? ये जो मैंने 5 चीजें बोली है ना, उन लोगों ने ये नहीं लेना। इसका मतलब है कि आपका वता तोशा ऑलरेडी इम्बैलेंस है, और अगर आप ये लेंगे तो ये उस तासीर को बढ़ाएगा। तो अब किन लोगों ने लेना है? जो इसके ऑपोजिट पे आ जाते हैं, उन लोगों ने ये लेना है, तो ये उनकी चीजों को बैलेंस करेगा। ठीक है। और जो इसके पत्तों के बारे में हमारे पास भी कुछ डिटेल्स हैं कि पत्ते बड़े फायदेमंद हैं, वो किस तरह से? गुठली का तो आपने बता दिया कि पाउडर बना के रखें तो आपकी जो शुगर है, डायबिटीज है, उसको रिवर्स करने में हेल्पफुल होगा। पत्ते किस तरह से? पत्ते 2 तरह से फायदेमंद हैं। अगेन एक आयुर्वेदा से मैं पॉइंट लूंगी। इसके पत्ते अगर आप चबाएं ना, रॉ इसको अगर आप चबा लें, आपको फॉरन गम्स की टाइटनिंग फील होगी। इसके भी मैं आपको रीजन बताती हूँ। जितने भी मेडिकल डॉक्टर्स हैं, आपने अपनी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में एक डिजीज पढ़ी होगी, स्कर्वी, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो मैं उनको बता देती हूँ। स्कर्वी आपके पास गम्स की वो डिजीज होती है जिसमें आपके पास गम की ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, एंड इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद ओरल हाइजीन, दांतों की सफाई। ये होता ही विटामिन सी की कमी से। मैंने अभी आपको बताया कि बॉडी में सबसे अबंडेंट प्रोटीन कोलेजन है। आपके गम्स का कोलेजन जब नीचे जाता है विटामिन सी की कमी से, इसको स्कर्वी कहते हैं। इस स्कर्वी का बेहतरीन इलाज आपके पास जामुन के पत्ते हो सकते हैं, बिकॉज दे आर लोडेड विद विटामिन सी। और आप जब इसके पत्ते चबाएंगे ना, आपको अपने गम्स की टाइटनिंग फील होगी। बैड ब्रेथ का भी ये बहुत अच्छा इलाज है। और पत्तों का दूसरा एक और फायदा भी है, जिन लोगों को इंडाइजेशन रहती है, ब्लोटिंग रहती है, अपने स्टमक का एसिड ऑप्टिमल करना चाहते हैं, क्योंकि स्टमक का एसिड अगर कम हो तो आपको प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता। जिन लोगों को बहुत क्रॉनिक डायरिया रहता है, पत्ते वो कंज्यूम कर सकते हैं। पत्ते वो कंज्यूम कर, ठीक है। और जूस फॉर्म में लेना ज़्यादा बेहतर है या खाने की फॉर्म में लेना ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि बहुत से लोग हमें कहते हैं कि फ्रूट्स जो हैं वो आपको खाने ही चाहिए। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मली फ्रूट जूसेस के मैं हक में नहीं हूँ, लेकिन एक ग्रेप फ्रूट जूस के मैं हक में हूँ और एक जामुन के जूस के मैं हक में हूँ कंपैरेटिवली। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ग्रेप फ्रूट की इसलिए कि उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम होती हैं, शुगर कम होता है। इसकी रीज़न ये है कि अब जिन लोगों को इसका फाइबर कॉन्टेंट अच्छा होता है, अब जिन लोगों को फाइबर टॉलरेट नहीं होता ना, लेकिन वो इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जैसे बवासीर के पेशेंट्स, उनके लिए फाइबर अच्छा नहीं होता, उनके पाइल्स की ब्लीडिंग एक्टिव ब्लीडिंग फेज में उनको डाल देता है, वो इसको जूस की फॉर्म में ले सकते हैं। जिन लोगों को पैरासिटिक वॉर्म इन्फेक्शंस हैं, आंतों में पैरासिटिक वॉर्म इन्फेक्शंस हैं और उसकी वजह से विटामिन B12 की कमी हो गई है, विटामिन B12 की कमी हो तो खून की कमी हो जाती है, वो इसको जूस की फॉर्म में ले सकते हैं, सो दैट इट इज कंपैरेटिवली इजी टू कंज्यूम। ठीक है। और जिस तरह से आपने कहा कि स्किन का मास्क बना के, वो किस फॉर्म में फिर किस तरह से हम इस्तेमाल बहुत अच्छी फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं। अगर अच्छा, ये सारे उन लोगों के लिए भी है जिनकी स्किन दैट इज प्रोन टू रैशेस, एलर्जी, इरिटेशन, और अगर आपका थोड़ा सा स्किन की टेंडेंसी एक्जिमा वगैरह की तरफ है, आपको ये मास्क हेल्प कर सकता है। आप 1 टीस्पून आंवला पाउडर ले सकते हैं, आप साथ आंवला जूस भी ले सकते हैं। उसमें आप थोड़ा सा, अगर हल्दी से आपको एलर्जी नहीं है, हल्दी मिक्स करें और साथ आपके जामुन का पाउडर मिक्स कर दें। आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी ऑन दिस प्लैनेट। आंवला भी बहुत अच्छा रहता है और साथ ही आपके पास जामुन भी बहुत अच्छा रहता है। टर्मरिक अगेन एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसको आप डेली अपने चेहरे पे लगाएं। स्वेयर इट इज बेटर देन एनी फेशियल दैट यू गेट इन द कॉस्मेटिक क्लिनिक्स। ठीक है। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो फिर ये करते हैं कि वो मील्स अपने स्किप करते हैं और वो फ्रूट्स को उसमें ऐड कर लेते हैं, तो जो हमारे फ्रूट्स हैं वो हमारे मील का मुतबादिल हो सकते हैं? नेवर। इस टर्म को कहते हैं आप मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में फ्रुक्टेरियन। डोंट बी अ फ्रुक्टेरियन। आप खाली फ्रूट्स पे सरवाइव नहीं कर सकते हैं, बिकॉज फ्रूट में प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन के बगैर जिस्म की हर जगह प्रोटीन है, एंजाइम प्रोटीन है, हार्मोन प्रोटीन है, आपके रिसेप्टर प्रोटीन है। प्रोटीन नहीं होगा, आपका मसल प्रोटीन है, तो आप क्या करेंगे? और अदर देन दैट, हमारी बॉडी को हर तरह का कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। फ्रूट में हर तरह का नहीं है, फ्रूट में हर तरह का विटामिन और मिनरल नहीं है, और फ्रूट में कोलेस्ट्रॉल नहीं है। यू जस्ट कैन नॉट फंक्शन विदाउट कोलेस्ट्रॉल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और बहुत से फिर ऐसे लोग हैं जिनको अगर हम कहते हैं कि वो जामुन इस्तेमाल करते हैं, उनकी गट हेल्थ भी बेहतर होती है, गट हेल्थ पर भी काम करता है वेट रिड्यूस के हवाले से, जैसे कि आपने पहले भी बताया। लेकिन कौन सा ऐसा प्रॉपर तरीका है कि उसको अगर यूटिलाइज करते रहें आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, साथ एक्सरसाइजेस भी करें, तो ये उसमें भी बेनिफिशियल है? अच्छा, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ डाइट चार्ट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, बिकॉज आई थिंक दिस वुड बी अ वेरी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट अगर मैं एक ही रेसिपी हर एक के लिए बता दूं, क्योंकि मेरा तो काम ही यही है ना, हर बॉडी के हिसाब से उसका फंक्शनल मेडिसिनल प्लान बनाना। दिस इज व्हाट आई डू। बट एक जनरल मैं आपको गाइडलाइन दे देती हूँ कि जिसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है और जिसके जिस्म की तासीर खुश्क है और गर्म है, खुश्क और गर्म वालों की निशानी क्या होती है? आपका स्टूल आपको टूट टूट के आता है, पत्थरों की तरह आता है, ठीक है, और आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। जामुन इज नॉट फॉर यू।
आपने जामुन नहीं लेना है, दिस विल एग्रेवेट द कंडीशन। हाँ, जिन लोगों को क्रॉनिक डायरिया है, इंडाइजेशन है, ब्लोटिंग है, लेकिन वो डायरियल टेंडेंसी की तरफ है, आपको जामुन हेल्प कर सकता है, दैट कैन हेल्प। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहा चावला हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान के नौजवानों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और ये हम सभी जानते हैं। और एक ऐसी एक मिसाल गुज़श्ता साल कराची के मशहरे के बेटे की है जिन्होंने एक बड़ा एजाज़ अपने नाम करके कायम की थी। 14 साल अमीर हमजा, जिसने बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया था और वर्ल्ड स्कॉलर कप में 7 इंटरनेशनल मेडल अपने नाम किए थे। अमीर हमजा ने वर्ल्ड स्कॉलर कप में तहरीरी और तकरीरी मुकाबले में 4 सोने और 3 चांदी के तमगे जीते। इस साल भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वर्ल्ड स्कॉलर कप में शरीक हो रहे हैं। वर्ल्ड स्कॉलर कप एक बैनुल-अक़वामी तालीमी प्रोग्राम है जिसमें 82 से ज़्यादा ममालिक के तालिब इल्म हिस्सा लेते हैं, जिसको डैनियल बर्डी चुवास्की ने 2006 में कायम किया, जिसके वो खुद सदर भी हैं, जिसका मकसद है कि मुस्तकबिल के जो स्कॉलर्स हैं और लीडर्स हैं उनको पैदा किया जाए। इस प्रोग्राम और मुकाबले के ज़रिए अपने अंदर की उन सलाहियतों को उजागर करना है जिनका उनको खुद पता नहीं होता कि वो सलाहियतें उनमें मौजूद हैं। इस प्लेटफॉर्म पर दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों के लोगों को इकट्ठा भी किया जाता है ताकि मुख्तलिफ ख्यालात और मौज़ूआत ज़ेर बहस लाए जा सकें। इस साल कोलालमपुर मलेशिया में होने वाले वर्ल्ड स्कॉलर कप के रीजनल राउंड के लिए पाकिस्तान की तरफ से तालिब इल्म भावन मोहम्मद शाह ने क्वालिफाई किया है और अब भावन मोहम्मद शाह स्कॉलर्स कप के लिए के आलमी फाइनल राउंड के लिए अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, उनसे बहुत सी बातें भी करेंगे। भावन, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप इन मेडल्स के साथ। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि ये मेडल्स पहले तो कहाँ से जीते हैं आपने, किस कंपटीशन से? ये एक जो है मेरा ये रीजनल राउंड में था, वो स्कॉलर्स बाउल में ये होता है, वो एक क्विज़ होता है, स्क्रीन के ऊपर एक क्विज़ होता है, फिर वो आपको क्लिकर देते हैं। ठीक है, आप क्लिकर से थ्रू आंसर करते हैं। ठीक है। और एक मेरा था क्रिया, वो बेस्ट डिबेटर इन माय एज। फिर एक ये है एक क्रिएटिव राइटिंग वाला, ये रीजनल वाला था। इसमें क्रिएटिव राइटिंग का वो देते हैं, वो आपको टॉपिक्स देते हैं तो उसके बारे में आपने लिखना होता है। चलें, टॉपिक्स भी मैं आपसे पूछता हूँ। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है और कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? मेरी उम्र 11 साल है। ठीक है। मैं 7th क्लास में पढ़ रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब टॉपिक्स की तरफ आते हैं कि वो जो टॉपिक्स आपको लिखने के लिए देते हैं वो कौन से होते हैं? जो क्रिएटिव राइटिंग में होते हैं सोशल स्टडीज़। ठीक है। फिर एक आर्ट्स लिटरेचर है। ठीक है। फिर एक साइंस टेक्नोलॉजी। ठीक तो है। ये 3 करते हैं, तो आपकी टीम ने ना अलग-अलग चूज करना होता है। ठीक है। अच्छा, बच्चों को तो आजकल हम देख रहे हैं कि वो गेमिंग पर हैं या फ़ोन स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत ज़्यादा है या फिर वो ग्राउंड्स में खेल रहे हैं, तो इस साइड पर आप किस तरह से आ गए कि आपने कहा कि मैं इस प्रोफेशन की तरफ जाऊंगा या ये मुझे अच्छा लगता है? मैंने ना ज्वाइन किया था एक डिबेटिंग कंपटीशन, तो उसका जो एक्सपीरियंस था वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ठीक है। आई लाइक डिबेटिंग। आप पब्लिक स्पीकिंग या आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। ठीक है। तो ये बड़ा एक स्किल है। तो मैंने फिर वर्ल्ड स्कॉलर्स कप ज्वाइन किया, वहाँ से क्वालिफाई करके मैं अब ग्लोबल राउंड में गया। ठीक है। तो जब आपने स्टार्ट किया तो फिर किस किस ने आपकी इसमें हेल्प भी की? आपके टीचर्स ने, आपके पेरेंट्स ने? जो मेरे क्लब सोसाइटी में जो टीचर थे उनने मेरी बड़ी हेल्प की। ठीक है। मैंने टीचर से गाइडेंस लेता गया, फिर मम्मा पापा ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया था। ठीक है। मेरे दादाजी, ऐसे लोग जो मेरे बड़े क्लोज हैं, उन लोगों ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया था। ज़बरदस्त। अच्छा, मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं कि अभी कोलालमपुर मलेशिया में होने वाला जो रीजनल राउंड है उसमें भी क्वालिफाई किया है, इस हवाले से बताएं, फिर यहाँ तक कैसे पहुँचे थे? मैंने जब से मैं क्वालिफाई हुआ था रीजनल राउंड के लिए ना, तो मैंने दिन रात तैयारी की और फिर मैंने टीचर्स से गाइडेंस लेना शुरू हुई। मैं प्रैक्टिस करता गया दिन रात। तो अब ये रिजल्ट। लेकिन कितना मुश्किल या कितना आसान है? मतलब मुझे तो ये काम देखने में, सुनने में ही बड़ा मुश्किल लग रहा है। मुश्किल है, पर आप जितना एक्सपीरियंस आपका होता जाएगा उतना आपको आसान लगेगा। ठीक है। तो आसान है सीखना वैसे, क्योंकि बहुत से बच्चे आपको देख रहे हैं जो चाहते होंगे कि वो भी इस तरह से पार्ट लें, इस तरह के इंटरनेशनल राउंड्स में जाएं, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। कितना आसान है या कितना मुश्किल है? उन्हें क्या गाइड करना चाहेंगे, क्या टिप देना चाहेंगे?
मैं देना चाहूँगा, आपने हार से डरना नहीं है। अगर आप हारेंगे तो अगर आप हारेंगे तो आप सीखेंगे कैसे जीतना है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। ठीक है। आप फुल जब आप कोई भी कंपटीशन ज्वाइन करें आपने कॉन्फिडेंट होना है। और अच्छा, पहले तो ये बताया ना कि ये जो 25-30 साल वाले एक शख्स की बातें हैं वो आप कैसे कर रहे हैं? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि 11 साल का बच्चा है और वो हमें ये कह रहा है कि हार से आपने नहीं डरना। ये बातें किसने सिखाई हैं? सर ये वैसे नॉर्मल ही होता है। और आपने नहीं, ये नॉर्मल नहीं। आजकल के बच्चों को हम देख रहे हैं वो तो सिर्फ फोन में घुसे हुए हैं। ये बिल्कुल भी नॉर्मल चीज़ नहीं है, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो ऐसा सोच रहे हैं, इतना पढ़ लिख रहे हैं। टीचर और बाबा लोगों ने ट्रेनिंग कराई थी कि आपने ऐसे बोलना है। ठीक है। और आप जो अगर आप सोशल मीडिया पे जाए ना, आप लोगों को मिलेंगे जो वर्ड्स। अच्छा, अभी अमेरिका जाने की तैयारी है, तो वहाँ के लिए क्या प्रिपरेशन है? वहाँ के लिए क्या आपने गोल सेट किया हुआ है? किस तरह से उस टूर्नामेंट को जीतना है? क्योंकि पहले भी हमने एक लड़के का जिक्र किया है, अमीर हमजा का, वो 7 मेडल लेके आए हैं। तो अब भावन हमारे लिए कितने मेडल लेकर आएंगे ताकि हम दोबारा फिर आपको अपने शो में भी बुलाएं? मैं तो अपनी अब पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। मैं ट्राई करूँगा एज मेनी मेडल में जीत पाऊँ। ठीक है, चलें, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। बाकी जो आपकी स्टडीज़ हैं, जिस तरह से आप अब ये पढ़ रहे हैं, तो फिर स्पोर्ट्स में भी कोई शौक है? कौन सा खेल ऐसा है जिसे पसंद करते हैं या खेलते भी हैं? फुटबॉल बड़ा पसंद है। अच्छा, ज़बरदस्त। मुझे वो बड़ा पसंद है। फिर मुझे डॉज द बॉल, मैं एथलेटिक्स करता हूँ अपनी टीम पे। ठीक है। तो फुटबॉल की तरफ कैसे रुझान हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा जो रुझान है वो ज़रा क्रिकेट का ही है। फुटबॉल मैंने ना एक दफ़ा जब रोनाल्डो को देखा ना, वो बड़ा तेज भागता है, उसके स्किल्स बड़े अच्छे हैं। ठीक है। तो मैंने सीखने शुरू हो गया। तो वो मुझे ऐसा स्पोर्ट लगा कि जैसे मुझे जिससे आपको किक मिली। हाँ ठीक है। जैसे मुझे किक मिली। मुझे बड़ा अच्छा स्पोर्ट लगा, ड्रिबलिंग और जगलिंग, शूटिंग। आप जो भी आपका एंगर है अंदर, आप वो बॉल के ऊपर रिलीज कर दें, आप ग्राउंड में निकाल सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो जो फ्रेंड सर्कल है, वो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके क्या शौक हैं? वो भी कोई डिबेटिंग में हैं या वो कोई डिफरेंट स्पोर्ट्स में हैं? उनके क्या शौक हैं? मेरे 3 फ्रेंड्स हैं, वो दोनों डिबेटिंग एंड फुटबॉल ये शौक। अच्छा, ठीक है। यानी कि सर्कल भी आपने वही रखा हुआ है, वही चूज किया हुआ है जो कि आपके हिसाब से है। कोई डिफरेंट ऐसा दोस्त नहीं है जिसे सिर्फ खेलना कूदना ही पसंद है? सर, एक बच्चे को डिबेटिंग इतनी पसंद नहीं है, पर वो डिबेट का उसको शौक तो है। ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में फ्यूचर कैसे है? जैसे अब आप भी जा रहे हैं इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने, फिर पहले भी अमीर हमजा भी गए हैं, तो आपको लग रहा है कि पाकिस्तान फिर इस फील्ड में भी आगे जा सकता है? पाकिस्तानी बच्चे जा सकते हैं? जी, आगे जा सकते हैं। ठीक हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भावन मोहम्मद शाह हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे नाजरीन, और हमारी बेस्ट विशेज़ है उनके लिए। USA वो जा रहे हैं अपने इस कंपटीशन के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए ढेर सारे मेडल्स जीत के लाएं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। कुछ बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के 4 रोज़ा इजलास में पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कोई भी गुफ्तगू नहीं की गई। ताहम इवेंट का बजट मंजूर कर लिया गया है। ICC का 4 रोज़ा सालाना इजलास श्रीलंका के शहर कोलंबो में हुआ, जिसमें खेल के मुख्तलिफ पहलुओं, नए कवानीन बनाने, T20 वर्ल्ड कप समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की गई। इजलास में आइंदा साल पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं की गई, और भारत की ख्वाहिश के बरक्स हाइब्रिड मॉडल या इवेंट की पाकिस्तान से मुंतकली पर भी किसी किस्म की बातचीत नहीं हुई, जिसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद के इम्कानात भी मजीद रोशन हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान में ही होगी। इस पेशरफ्त से बाखबर ज़राए ने बताया कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतजामात से भी खुश है। अलबत्ता माजी को देखते हुए भारत अब भी इवेंट के पाकिस्तान के इनेकाद के हवाले से मुश्किलात पैदा कर सकता है। जैसा कि हमने एशिया कप में भी देखा था कि एशिया कप की तरह अगर भारतीय बोर्ड ने हुकूमत की इजाज़त ना मिलने का बहाना बनाया तो फिर पाकिस्तान इस पर तहरीरी जवाब तलब करेगा।
अब इस पर पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या है, पाकिस्तान को 27 साल बाद एक इवेंट मिलने जा रहा है और अब देखना यह है कि भारत अब इसमें रोड़े अटकाता है या फिर वो पाकिस्तान में आने को तरजीह ही देगा। और अब ये भी देखना पड़ेगा कि क्या मोहसिन नकवी, जो कि स्टेटमेंट भी दे चुके हैं कि वेन्यू किसी सूरत भी तब्दील नहीं किया जाएगा, वो अपनी स्टेटमेंट पर कायम रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी टीम भी वनडे वर्ल्ड कप खेलने गई थी और बड़े शेरों की तरह हमारे जो जवान हैं, वो हमारे जो पूरी टीम है वो अहमदाबाद में वहाँ पर गए हैं, उन्होंने क्रिकेट खेली है, क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क सिर्फ हिंदुस्तानी टीम को ही नहीं है, सिक्योरिटी रिस्क पाकिस्तानी टीम को भी है। और पाकिस्तान में तमाम टीम्स, ऑस्ट्रेलिया से लेके इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, तमाम ऐसी टीम्स हैं जो कि पाकिस्तान में आके क्रिकेट खेल चुकी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर तो हिंदुस्तानी टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आती है, उसके बाद अब पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है वो इस हवाले से क्या होगी। खैर, एक और एंटरटेनमेंट की न्यूज़ है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक अनोखा वाक़या है जो कि हिंदुस्तानी सड़कों पर ही पेश आया है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल पाकिस्तान में भी बारिशों का सिलसिला जारी है, इसी तरह से हिंदुस्तान में भी मानसून की बारिशें हो रही हैं और इन बारिशों के दौरान ये देखा गया कि एक मगरमच्छ भारत की सड़कों पर घूमता फिरता दिखाई दिया, जो कि इस वक्त न्यू की स्क्रीन पर भी आप मुलाहिजा कर रहे हैं। मगरमच्छ सड़क पर चलते हुए आया है और लोग उसकी वीडियो बनाने में मसरूफ़ हो गए हैं और कैमरे की ये फैसिलिटी है, मोबाइल फ़ोन की ये फैसिलिटी है, जिसकी वजह से ऐसी वीडियोज़ हम तक पहुँच पाती हैं। हमने देखा कि मगरमच्छ बड़ी तादाद में बाहर निकलकर शहरी इलाकों में दाखिल हुए हैं। हुक्काम ने यह भी बताया है कि जून में तकरीबन 40 मगरमच्छ कुछ इलाकों में पकड़े गए थे, जिन्हें आबादी से दूर इलाकों में बनी मुनासिब रिहाइश गाहों में मुंतकिल किया गया है। और इंतज़ामिया का इस हवाले से ये कहना था कि शहरी इलाकों में मज़ीद मगरमच्छों के नज़र आने का इम्कान है, क्योंकि जैसे जैसे सड़कों से निकासी आप का सिलसिला शुरू होगा तो मज़ीद मगरमच्छ भी ज़ाहिर होंगे और यकीनी तौर पर इनकी जो तादाद है उसमें भी इजाफा होगा। तो बहुत से ऐसे सार्फिन भी थे जिन्हें सोशल मीडिया के थ्रू ही ये पता चला है कि जो मगरमच्छ हैं वो बहुत से इलाकों में दाखिल हुए हैं बारिशों के दौरान और लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है और इस हवाले से लोगों को भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। मैक्सिको में भी इसी तरह का एक वाक़या पेश आया था, जहाँ मैक्सिको के शुमारी इलाके में तूफ़ानी बारिशों के बाद एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में जो मगरमच्छ हैं वो शहरी इलाकों में दाखिल हो गए थे। और हुकाम का ये कहना है कि गुज़श्ता माह से जारी बारिशों के बाद से अब तक तकरीबन 200 मगरमच्छ इन इलाकों में दाखिल हुए, जिन्हें पकड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में बहुत से ऐसे हिस्सों में, बहुत से ऐसे शहरों में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और जो गर्मी का एक तूफ़ान सा था वो अब थमा है और मौसम कदरे बेहतर हो चुका है। मौसम की सूरत हाल पर ही बात करेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मानसून का एक और स्पेल शुरू हो चुका है, इस स्पेल के हवाले से हमें बताइएगा कब तक ये जारी रहेगा और कितनी शिद्दत का है ये स्पेल? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अगले कुछ नहीं तो 4-5 दिन एटलीस्ट ये स्पेल जारी रहेगा इसी तरह से और मुल्क के बालाई हिस्सों में ही ज़्यादा बारिश है। इसके नतीजे में आपके सेंट्रल पंजाब से लेके जो ऊपर का इलाका और फिर ग्रेजुअली साउथ पंजाब की तरफ भी, उसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, नीचे गुजरांवाला है और सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, फिर फैसलाबाद, सरगोदा, नीचे साहिवाल, इन तमाम इलाकों में अच्छी बारिश मुतवक्की ऑलरेडी हो भी चुकी है। गुज़श्ता शब अच्छी बारिश हुई है और आज अर्ली सुबह बहुत तेज़ स्पेल हुआ है। तो अब दिन में तो इतना नहीं, लेकिन शाम में या रात, आने वाली रात को, फिर रात के या कल सुबह, अर्ली सुबह फिर इसी तरह का तेज़ स्पेल दोबारा मुतवक्की है। तो 4-5 दिन रहेगा गैप्स के साथ, कुछ बीच में वक्फा आएगा, लेकिन इस तरह से चलता रहेगा ये स्पेल और इसके नतीजे में अच्छी बारिश मुतवक्की है। ठीक है। और अर्बन फ्लडिंग या फ्लैश फ्लडिंग के कोई इम्कानात? देखिए, कुछ एरियाज़ में हो सकती है, जैसे गुजरांवाला में गुज़श्ता इसमें ना चंद घंटों में और पिछली रात में बहुत तेज़ स्पेल हुआ है। तो ज़ाहिर है जहाँ भी 80-100 मिलीमीटर बारिश हो जाती है 1-2 घंटे में, वहाँ अर्बन फ्लडिंग की सी सूरत हाल पैदा हो जाती है वक्ती तौर पर। तो हो सकती है गुजरांवाला भी, नीचे और जेलम और फिर मंडी बागुद्दीन, गुजरात, इन एरियाज़ में और फिर लाहौर में भी किसी हद तक जो आने वाली रात या कल का स्पेल होगा वो इसी तरह से तेज़ स्पेल होगा। तो उसके नतीजे में ख़ास कर नशेबी इलाकों में पानी जमा हो सकता है और इस्लामाबाद, रावलपिंडी के गिरदोनवा में इस तरह की कैफियत हो सकती है।
ठीक है सरफराज साहब, पहले भी ये कहा जा रहा था कि जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है उतनी ज़्यादा बारिशें भी होंगी। अभी तक तो हमने देखा कि उस तरह से कोई स्पेल भी ऐसा नहीं आया कि बहुत तेज़ बारिशें हुई हैं या शिद्दत की बारिशें हुई हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अर्बन फ्लडिंग या फ्लैश फ्लडिंग हुई हो। तो क्या ऐसा एक्सपेक्टेड फिर अगस्त में या सितंबर में है? जी बिल्कुल, वो इसमें जुलाई में तो एक तरह से वक्फे से होती रही ना बारिश, एक के बाद दूसरा स्पेल कंटिन्यूस नहीं रहा और बहुत तेज़, जैसे आपने कहा चंद एक जगहों में तो तेज़ हुआ लेकिन बेशतर जगहों में मॉडरेट स्पेल बहुत तेज़ नहीं होते। इसमें एक जुलाई के आखिर में एक स्पेल और शिद्दत का स्पेल एक्सपेक्टेड है और जुलाई के आखिरी और फिर अगस्त के शुरू के दिनों में, तो वो एक आध हफ्ता तकरीबन पूरा हफ्ता तकरीबन वो अच्छी तेज़ बारिशें हैं, उसमें फिर आप इस तरह की सिचुएशन देख सकते हैं जुलाई के आखिर और अगस्त के शुरू के दिनों में। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम दरियाओं की या डैम्स के हवाले से बात करें तो वहां पर पानी की क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है? अभी तक तो जी नॉर्मल की सिचुएशन है, क्योंकि दरियाओं के कैचमेंट एरियाज जो होते हैं ना, जहाँ पर अगर बारिश बहुत ज़्यादा हैवी स्पेल हो जाए तो फिर उनमें बहाव बढ़ जाता है पानी का, तो वहाँ ऐसा इस तरह की कोई नहीं हुई, इस तरह की कैचमेंट एरियाज के ऊपर कोई बहुत हैवी स्पेल नहीं हुआ, इस वजह से उस मतलब गैर मामूली बहाव नहीं हुआ। अलबत्ता जो आने वाले दिन हैं जुलाई के, मेरे ख्याल में आखिरी जो दिन होंगे उसमें ही गिलगित बल्तिस्तान की तरफ ज़्यादा तेज़ स्पेल मुतवक्की है, तो वहाँ ऑलरेडी टेम्परेचर्स हाई चल रहे थे और फिर उस पर अच्छी तेज़ बारिश होती है, तो वहाँ से फिर दरियाए सिंध में और दूसरे जो मलिका उसके ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें बहाव बढ़ सकता है। ठीक है, और नॉर्दर्न एरियाज़ के हवाले से क्या पेशन गोई की गई है? वहाँ पर बारिशें कितनी हैं, किस तरह से स्केड्यूल्ड हैं? ये जो स्पेल है इसमें मैंने आपको बताया कि ये इसमें अच्छी चीज़ ये है कि मुसलसल कंटिन्यूस स्पेल नहीं है, गैप्स के साथ है ना, तो नॉर्दर्न एरियाज में भी इक्का दुक्का जगहों पे तो देखें हो सकता है पहाड़ी इलाकों में जैसे मालाकंड, सवात और जो धीर वीर के इलाके हैं केपी के, और इस दूसरी तरफ कागान और गलियात, कागान, नरान, गलियात और मरी साइड, उन इलाकों में अगर बहुत तेज़ स्पेल हो तो फिर लैंडस्लाइडिंग का खदशा हो जाता है, लेकिन लकीली जो वक्फे से हो रही है तो उसमें ऐसा सच इस तरह की सूरत हाल अभी तक नहीं बनी, लेकिन आगे चलकर वो जो आखिरी दिन होंगे जुलाई का वो स्पेल तेज़ स्पेल होगा तो उसमें इस तरह की चीज़ आ सकती है, ख़तरा हो सकता है इसका। ठीक है, बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमें अपडेट कर रहे थे। और मानसून के सीज़न के हवाले से हम देख रहे हैं कि जुलाई में भी जो मानसून के स्पेल हैं वो एक के बाद एक स्पेल नहीं आया, बल्कि कुछ दिन के वक्फे से आ रहा है। बारिश भी उस तरह से तेज़ नहीं हो रही है, जिसकी वजह से अभी तक तो काफ़ी इलाकों में हम देख रहे हैं कि काफ़ी बचत है। अर्बन फ्लडिंग की अगर हम बात करते हैं, फ्लैश फ्लडिंग की हम बात करते हैं, तो उस तरह से सड़कों पर पानी खड़ा नहीं हुआ है। इंतज़ामात भी बेहतर हैं इस वक्त हुकूमत की जानिब से, और हम देख रहे हैं कि जो पानी की निकासी आपके सिस्टम्स हैं उनको भी बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। जगह जगह कैंप्स भी लगाए गए हैं, और जो नाज़रीन हैं उनको भी मेरे ख्याल ज़रूरत है कि एहतियात करनी चाहिए। जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, जिस तरह से सरफराज साहब भी बता रहे हैं कि अगर तो बारिशें ज़्यादा होती हैं तो फिर वहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, लैंडस्लाइडिंग वहाँ पर हो सकती है। तो जितने भी टूरिस्ट हैं वो अपने जो भी प्लान्स बना रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज़ की साइड पर जाने के भी, तो अकॉर्डिंग टू वेदर उन्हें चलना चाहिए। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। एक बार फिर से बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के 4 रोज़ा इजलास में पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं की गई है। इवेंट का बजट मंजूर कर लिया गया है और ICC का ये जो 4 रोज़ा सालाना इजलास था ये श्रीलंका के शहर कोलंबो में हुआ है, जिसमें खेल के मुख्तलिफ पहलुओं और नए कवानीन के हवाले से बात की गई है। T20 वर्ल्ड कप समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की गई है। लेकिन पाकिस्तान में जो आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है उस हवाले से कोई भी बात नहीं की गई, और भारत की ख्वाहिश के बरक्स हाइब्रिड मॉडल या इवेंट को पाकिस्तान से बाहर ले जाने पर भी किसी किस्म की बातचीत नहीं हुई है, जिसके बाद अब लग ऐसा ही रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अनस सईद ने हमें ज्वाइन किया है। अनस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, कल जो इजलास हुआ है और उसमें मतलब बजट तो पाकिस्तान ने अपना अप्रूव करवा लिया है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने वहां पहुंच के शिरकत की है और अपना बजट अप्रूव करवाने में कामयाब हुए हैं। इससे बज़ाहिर ये लगता है कि पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है उसका एक मजबूत स्टांस है, उसके साथ वो वहां पे गए हैं, और वो स्टांस ये है कि सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में खेली जाए। लेकिन जो इंडियन मीडिया है उनकी जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आई कि पाकिस्तान नहीं जाएंगे, लेकिन हमें जो जराये से चीज पता चली है वो यही है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि श्रीलंका में जो इंडिया के मैचेस खेले जाएं,
और वो ये कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे श्रीलंका में इंडिया के मैचेस खेले जाए और बाकी जो है वो वहाँ पे बाकी जो दीगर मैचेस है वो वहाँ खेले जाए पाकिस्तान में। लेकिन जो न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, वो सब राजी आने के लिए, लेकिन जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से कहा जा रहा है कि जी वहाँ पे नहीं हो सकता। जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का ये जो बहाना है ना, मुझे समझ नहीं आता है और क्योंकि इस पर काफी मुश्किल होगी इंडियन बोर्ड को, क्योंकि ये आईसीसी का टूर्नामेंट है। अगर हम एशिया कप की बात करें वो एक अलग है, तो एशिया कप जो है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं इतना बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं है एशियन क्रिकेट काउंसिल, उस वजह से जो है वो इंडियन बोर्ड अपने इन्फ्लुएंस करके जो है वो अपनी बात बनवा लेता है। लेकिन अब जो है वो ये आईसीसी के लिए भी चैलेंज है बहुत बड़ा, और साथ ही साथ जो कि मतलब इंडियन बोर्ड के लिए भी जो है मुश्किल होगा, इतना इजीली नहीं होगा कि अगर हाइब्रिड मॉडल भी लगाते हैं तो इतनी आसानी से नहीं पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की जो है वो अपने मैचेस वहां करवाए जा सकते। तो एक जो है वो टफ डिसीजन होगा और बड़ी मुश्किलात होंगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक ही स्टांस है कि सारी ट्रॉफी जो है पाकिस्तान में होगी। ठीक है अनस, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी की अगर हम बात करें तो उनका स्टांस बड़ा क्लियर है, स्टांस बड़ा स्ट्रांग है कि हम वेन्यू किसी सूरत भी तब्दील नहीं करेंगे। बीइंग अ होस्ट, आपको लगता है कि पाकिस्तान को इसी फैसले पर खड़े रहना चाहिए, ताकि क्योंकि हम भी वनडे वर्ल्ड कप वहां पर खेलने गए थे, अगर उनकी टीम यहां पर नहीं किसी भी सूरत आना चाहती तो फिर हम बार बार क्यों उतावले होते हैं वहां जाने के लिए? देखें, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़ा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अगर यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमजोर पड़ गया तो वो पाकिस्तान को जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है तो फिर ये इस तरह के जो पॉइंट उठेंगे कि वहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, तो जहाँ पे सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें, इंग्लैंड जैसी टीमें यहाँ पाकिस्तान आ चुकी हैं और आती भी हैं, और तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा अपना स्ट्रॉन्ग स्टांस रखना चाहिए और क्लियर कर देना चाहिए कि जो पूरे मैचेस होंगे वो पाकिस्तान में ही होंगे, और ताकि जो पाकिस्तान को कोई रेवेन्यू भी जनरेट हो। अगर अब इंडिया की टीम वहां पे चली जाती है तो उस तरह कोई मजा नहीं आएगा जो ट्रॉफी का होना चाहिए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मेन मैच होता है पूरे टूर्नामेंट में आईसीसी के। अगर वो वाला मैच श्रीलंका में या दुबई में होता है तो वो जो चैंपियंस ट्रॉफी की जो करीम है, आप समझेंगे जो मेन मैचेस है वो तो बाहर चले गए, तो इतना मजा नहीं आएगा पाकिस्तानी फैंस को भी, और किरकिरा हो जाएगा मजा। क्रिकेट बोर्ड को बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस देना चाहिए, और अगर इंडिया टीम नहीं आती है तो 2026 में पाकिस्तान को जो है वो दौरा नहीं करना चाहिए। मैं समझूंगा इंडिया का इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप होस्ट करना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो हम देखते हैं कि बार बार यही बात की जाती है कि जी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, लेकिन जो उनके प्लेयर्स हैं वो भी बड़ी भड़के मारते हैं कि करा सकते हो हमारे बगैर तो करा के देख लो। उनको इतना अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंट है वो लोग कि वो कहते हैं कि उनके बगैर तो क्रिकेट हो ही नहीं सकती है। अगर हम गवर्नमेंट की सतह पर भी बात करें, हमारी टीम भी वहां पर खेलने गई थी और एक ऐसे वेन्यू पर खेली थी जो कि पाकिस्तानी टीम के लिए बिल्कुल अनसेफ था, अहमदाबाद। देखिए, पाकिस्तान जो इंडियन बोर्ड है ना वो हमेशा से पॉलिटिक्स को बीच में लाता है, ये उनकी आदत है, ठीक है। लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो थोड़े से नरम है। हमने तो अपनी टीम भेजी थी 2023 में, इससे पहले 2016 में पाकिस्तान ने वहां का दौरा कर चुकी है। लेकिन जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो अपनी सारी गेम अपनी हुकूमत पे डाल के जो है खुद हाथ खड़े कर लेते हैं। तो उनके बोर्ड को भी स्टांस देना चाहिए, अपनी गवर्नमेंट को राजी करें जी हमारी जो क्रिकेट है, और इससे अब जिस तरह आपने कहा कि वो कहते हैं कि हमारे बगैर क्रिकेट नहीं हो सकती है, तो देखिए जिस तरह जितनी इंपोर्टेंट टीम की है उतनी इंपोर्टेंट पाकिस्तान टीम की भी है। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच इंपोर्टेंट है तो दोनों टीमों की वजह से इंपोर्टेंट है, सिर्फ टीम इंडिया की वजह से नहीं है। तो मतलब अब इंडियन बोर्ड को भी चाहिए कि अपना जो है वो स्टांस क्लियर करें, या फिर वो आईसीसी को लिख के दे, वो लिख के देते नहीं है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम पाकिस्तान जो है वो नहीं खेलने चाहिए, तो वहां जब भी मेजबानी करेंगे हम नहीं जाएंगे, तो वहां वो लिख के देते ताकि पाकिस्तान के पास जो टूर्नामेंट है वो खराब ना हो। और ये उनका प्लान यही होता है कि पाकिस्तान के पास जो होस्टिंग है, ये बड़े टूर्नामेंट उसको खराब किया जाए। 27 साल बाद पाकिस्तान को एक बड़ा इवेंट मिला और अभी हिंदुस्तान की कोशिश हुई है कि किसी ना किसी तरह इस इवेंट को भी खराब किया जाए। बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अनस सईद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सियासी माफिया चाहता है कि अज़म इस्तेहकाम को मुतनाज़ बनाया जाए। हालिया कुछ अरसे में मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे और झूठी खबरों में इजाफा हुआ है, इसलिए इन मामलात पर बातचीत ज़रूरी है। DGISPR ने कहा है कि बढ़ते झूठ और प्रोपेगेंडे के पेश नज़र हम तवातर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस साल सिक्योरिटी फोर्सेज ने 22,409 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं। ऑपरेशन के दौरान 31 इंतहाई मतूब दहशतगर्दों की हलाकत भी हुई है।
इदारे रोज़ाना की बुनियाद पर 112 ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम पर 22 जून को नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। इस इजलास में मुतल्लिका वज़राए आला, चीफ सेक्रेटरीज मौजूद थे और तमाम सर्विसेज चीफ्स भी मौजूद थे। एपेक्स कमेटी इजलास का एक एलामिया भी जारी हुआ जिसमें कहा गया कि हमें एक कौमी इत्तफ़ाक़ राय से इंसदाद दहशतगर्दी की पॉलिसी बनानी है। अज़म इस्तेहकाम फ़ौजी ऑपरेशन नहीं है बल्कि ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक मरबूत मुहिम है। उन्होंने कहा कि इंतहाई संजीदा इशूज़ को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ एक मरबूत मुहिम चलाई जा रही है और अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ा क्यों बनाया जा रहा है। DGISPR ने यह भी कहा कि एक मजबूत लॉबी है जो ये चाहती है कि अज़्म इस्तेहकाम के अगराज़ व मकासद पूरे ना हो। अज़्म इस्तेहकाम पर सियासत की जा रही है क्योंकि एक माफिया, सियासी माफिया और गैर कानूनी माफिया खड़ा हो गया है और ये कहने लगा है कि इसको हमने होने नहीं देना। यह सियासी माफिया ये चाहता है कि अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ बनाया जाए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का मज़ीद कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शिद्दत के साथ लड़ी गई है और 4 से 5 ऑपरेशन हम हर घंटे में कर रहे हैं। तकरीबन 32,000 से ज़्यादा मदारिस पाकिस्तान में मौजूद हैं। 16,000 मदारिस रजिस्टर्ड हैं। इनके अलावा दीगर मदारिस कहाँ हैं, कौन उनको चला रहा है? 50% मदारिस को रजिस्टर्ड ही नहीं किया गया। उन्होंने सवाल उठाया क्या ये सारे काम फ़ौज ने करने हैं? उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से 6 मुल्कों की सरहदें मिलती हैं जिनमें से पाकिस्तान के अलावा बाकी 5 में पासपोर्ट के जरिए आमदरफ्त है। पाकिस्तान की सरहद को शनाख्ती कार्ड या तस्कीरा की बुनियाद पर सॉफ्ट बॉर्डर क्यों रखा जा रहा है, ये अहम सवालात हैं जो कि DGISPR ने उठाए हैं। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। दिफाई तज़ियाकार कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देखी है और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया गया है, तमाम बातें भी की गई हैं, बन्नू वाले वाक़े को भी डिस्कस किया गया है। मैं चाह रहा हूँ हम एक एक करके तमाम चीज़ों को डिस्कस करें कि सिचुएशन जो है कि अब वो डे बाई डे अब वर्स्ट होती जा रही है। जिस तरह से हम देखते हैं कि स्टेट के अगेंस्ट अवाम को खड़ा करने की पहले भी कोशिश की गई है। बन्नू में भी वैसा ही मिलता जुलता वाक़या पेश आया और अब DGISPR भी ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि अगर 9 मई के केसेस पर भी फैसला नहीं किया गया तो ये सब कुछ फिर ऐसे ही चलता रहेगा। जी बिल्कुल, देखें ये आपने बिल्कुल सही कहा कि सिचुएशन जो है वो दिन ब दिन कम्प्लेक्स होती जा रही है। अगर आप देखें तो हम शायद दुनिया की बल्कि हिस्ट्री की वॉरफेयर की हिस्ट्री के चंद उन मुल्कों में से, उन कौमों में से हैं जिसको एक ही वॉर दोबारा लड़नी पड़ रही है, यानी वॉर ऑन टेरर। और मज़े की बात यह है कि इसमें जो प्लेयर्स हैं वो भी वही हैं तकरीबन, और जिनके थ्रू जो स्टूजेस हैं जिनके थ्रू ये जंग लड़ी जा रही है, यानी उस साइड से अगर आप देखें तो अफ़गान टेरिटरी को देखें और हमारी जो बॉर्डरिंग टेरिटरी उसको देखें तो वो भी ऑलमोस्ट वही हैं। तो कोई भी जंग जो है एक्चुअली उसके 3 इंग्रेडिएंट होते हैं कि एक इज़ दी जोग्राफी एंड देन इज़ द टेक्टिक्स और थर्ड इज़ द टेक्नोलॉजी। तो इस दफ़ा कोशिश ये की गई है, दुश्मन ने ये कोशिश की है कि वो इन तीनों जो फैक्टर्स हैं उसको चेंज कर दे और हमारी सूरत हाल जैसे पहले फेवरेबल थी अब ना रहे। लेकिन शायद दुश्मन को अंदाज़ा नहीं है कि अल्लाह ताला ने इस मुल्क को, इस कौम को और इस फ़ौज के पास वो चीज़ है जिसको हम वैलर, ईमान कहते हैं। और क्योंकि इसका मुज़ाहरा अभी जब ये बन्नू में अटैक हुआ तो एक सोल्जर ने एक ग्रेनेड के ऊपर अपने आप को गिरा दिया और वो शहीद हो गया, उसकी बॉडी के टुकड़े भी नहीं मिले, लेकिन बाकी जो लोग थे सराउंडिंग में ताकि वो बच जाएं। तो वो जो कौम जिसके अंदर ये वैलर है, जिसके अंदर ये जज्बा है, ईमान है, तो आई थिंक ये वाला फैक्टर उन्होंने शायद कंसिडर नहीं किया। खैर इस पर अगर हम बात करें कि ये जो सिचुएशन है इसमें अब अगर आप देखें तो DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कल का जो प्रेसर था, उसकी कुछ टेक अवेज हैं। पहली चीज़ तो उन्होंने ये क्लियर की कि एक इलीगल स्पेक्ट्रम है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रहा है जी। अब उस इलीगल स्पेक्ट्रम के अंदर एक तो टेरिटोरियल उसका कंटेंट है, फिर उसका काइनेटिक कंटेंट है, यानी कि जो तालिबान अटैक करते हैं यहाँ पे और वो सारा कुछ है, और उसके साथ साथ एक उसका जो उन्होंने कहा डिजिटल कंटेंट भी है, जो डिजिटल टेररिज्म जिसका उन्होंने जिक्र किया जी। सो डिजिटल टेररिज्म में उन्होंने, जैसे अब आप बात कर रहे थे कि एक नेशनल एक्शन प्लान था, नेशनल एक्शन प्लान 2014 में आया जिसमें 20 पॉइंट्स थे और उस पर फ़ौरन ही APS के साने के बाद उस पर बहुत सारा काम होना था। खैर उस तरह नहीं हो सका, नेशनल जो एंटी टेररिज्म अथॉरिटी है वो भी नहीं बन सकी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उस तरीके से नहीं हो सकी। उसके बाद दोबारा से 2021 में और इसको रिवाइज किया गया और रिफॉर्म किया गया और 14 पॉइंट के साथ, और अब एपेक्स कमेटी और उसके साथ ये जो सारा कुछ हुआ और जिसके तनाजुर में ये ऑपरेशन का भी ऐलान किया गया और जिस पे फिर एक बहुत
पॉलिटिकल एक आप कह लीजिए कि एक महम हुआ, एक पॉलिटिकल एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। उसमें हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत तो हमें एक पेज पर एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत फौज कह लें एक पेज पर हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो बाकी सियासी जमातें हैं रिजर्वेशंस वो रख रही हैं इस अभी भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर। तो आपको नहीं लगता कि इन तमाम सियासी जमातों के साथ पहले बैठना चाहिए था, इन तमाम चीज़ों को पहले क्लियर करके फिर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की तरफ जाना चाहिए था, या अभी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि क्लियर होना बाकी है? देखें, बेसिकली तो बात यह है कि जो डेटा है और जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किन इदारों की है जिनको कौम ने और स्टेट ने सिक्योरिटी के लिए लगाया हुआ है, उनकी इनपुट तो आपको बता रही है। जो अभी आपने डेटा दिया कि 22,409 ऑपरेशन हुए हैं, डेली कितने लोग शहीद हो रहे हैं, 112 डेली ऑपरेशन किए जा रहे हैं, तो ये डाटा इटसेल्फ एक डिपेक्ट करता है कि सिचुएशन जो है वो एबनॉर्मल है, सिचुएशन जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जी। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो तो अपनी स्टेट की सिचुएशन में, अपने इलाकों की सिचुएशन में ज़्यादा अवेयर होते हैं, उनको शायद इससे भी ज़्यादा पता है। तो अब होना ये चाहिए, जो आई थिंक ये एक पूरा प्रोसेस, इसीलिए एपेक्स कमेटी में सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड भी थे, एपेक्स कमेटी में स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव भी थे, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी थे, तो उन सारे रिप्रेजेंटेटिव के सामने ये बात हुई। और अगर ये कोई ऐसी चीज़ थी कि जिसका कोई ऐसा था, तो आई थिंक वो दैट वाज द राइट फोरम जहाँ पे इसकी बात की जाती। अब अगर आप इसको एक ऑपरेशन को जो कि आपकी बहुत नेसेसिटी है और आपके इस वक्त सर्वाइवल का एक इशू बना हुआ है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान वाहिद कंट्री है कि जिसको बॉर्डर को अफगानिस्तान चाहता है कि बॉर्डर ना हो बल्कि एक फ्रंटियर हो, ओपन फ्रंटियर हो, जिसका दिल करे इधर दोनों तरफ मूव कर सके। पाकिस्तान ने बहुत अरसे तक तो ये कंसेशन भी दी हुई थी, अभी तक काफ़ी हद तक जो है वो उस तरह से स्ट्रेंजेंट नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक अभी भी है, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे लोगों को इवन पासेस पे भी और कंसिडरेशंस भी अलाउ कर दिया जाता है। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आई थिंक ये अब देखना ये है कि हमारी जो स्टेट है और जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है और जो आपका मेयर सर्वाइवल है वो किस हद तक जो है इससे इफेक्ट हो रहा है। और अगर आप देखें दूसरी साइड पे तो जो तालिबान रजीम है वो बहुत मतलब उनकी लिप सर्विस भी नहीं है पाकिस्तान की तरफ। वो यानी वो जो सेगमेंट हैं जिनकी बेसिस वहाँ पे हैं, हार्बर्स वहाँ पे हैं, वहाँ से आते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। एक ताल्लुक उन्होंने वहाँ से एक चेन बनाई हुई है, और एक और मुल्क इंडिया जो है उनको वहाँ से सपोर्ट कर रहा है, लॉजिस्टिक सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट उनको इंडिया की है। तो इस सारी चीज़ को देखते हुए अगर हम देखें तो एक बहुत कम्प्लेक्स सिचुएशन है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कई दफ़ा ये कहा, फिर उसके बाद फॉरेन ऑफिस ने ये कहा कि जी ये जो वहाँ से ये दरअंदाजी है और ये जो वहाँ से एक चेन ऑफ कन्वीनियंस क्रिएट किया गया है जी, इसको बंद किया जाए तो हम बाकी इधर संभाल लेंगे। लेकिन वो चेन, वो रास्ता, वो हार्बर्स, वो जो आप कह लीजिए फैसिलिटेशन, वो बंद ही नहीं हो रही है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, जिस तरह से आपने भी कहा कि सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, जिसमें हम देख रहे हैं कि डिजिटल दहशतगर्दी अब ऐड हो चुकी है, सोशल मीडिया के थ्रू जिस तरह से इन चीज़ों को प्रोपेगेट करके आवाम के जहनों तक डाला जा रहा है। और मैं खुद इस तरह की मीम्स मैंने देखी सोशल मीडिया पर, जहाँ पर बार बार ये सवाल उठाया जाता है कि अगर स्मगलिंग किसी रास्ते से होती है या ईरानी तेल अगर किसी रास्ते से आता है तो इन तमाम बॉर्डर्स की निगरानी तो पाक फौज के पास है। ठीक है, इस तरह की मीम्स क्रिएट की जा रही हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर आम आवाम को ये इल्म तो नहीं है कि उन बॉर्डर्स की जो लंबाई है, उन बॉर्डर्स का जो एरिया है वो कितना बड़ा है। अगर अफगान बॉर्डर को बाड़ लगाई गई तो वो कितना बड़ा एरिया था, कितने 100 किलोमीटर पर वो मुहित है, तो उसको कवर करना इतना आसान नहीं है। मीम्स बनाना शायद सोशल मीडिया पर बैठकर बहुत ज़्यादा आसान है। जिस जवान की आप बात कर रहे हैं कि हैंड ग्रेनेड के ऊपर वो लेट गया, वो स्टोरीज फिर लोगों को नहीं पता जी। असल में देखें कि जो पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है वो ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। जो बॉर्डर है बलूचिस्तान का और अफगानिस्तान का और केपी का, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, वो बॉर्डर एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। वो 2600 किलोमीटर आप देखिए दोनों तरफ एक ही कबाइल हैं, कई गाँव हैं जो बॉर्डर के ऊपर आधे बॉर्डर के इस तरफ हैं, आधे हमारी तरफ हैं। तो वो एक कम्प्लेक्स बॉर्डर है जिसकी मैनेजमेंट जो है वो बहुत, और फिर वास्ट एरियाज़ हैं। अब बलूचिस्तान के अंदर एक पोस्ट जो है एफसी की, उसके बाद दूसरी पोस्ट जो है वो हो सकता है 100 किलोमीटर के बाद आए। बिल्कुल। अब वो उसके अंदर पेट्रोलिंग कर सकते हैं, वो पेट्रोलिंग करते हैं, लेकिन जितने स्मगलर्स हैं जो उनको तो सारे रूट्स पता हैं क्योंकि वो लोकल हैं, लूप्स होल पता है उनको, वो ट्रैक्स पता हैं उनको, वो टोयोटा ट्रैक्स पता है जहाँ से एक सिंगल
गाड़ी भी भगाई जा सकती है। तो ये कम्प्लेक्स सिचुएशन है। ये कहना कि इसमें कनाइंस का कह देना, अब एक्चुअली यही वो बात है जिसका उन्होंने डिजिटल टेररिज्म की बात की। बिल्कुल, मैं इसी तरफ अब सब आने लगा था कि ये जो फिर फेक न्यूज़ है, ये जो डिजिटल टेररिज्म है, क्या मैकेनिज्म बनाएंगे फिर अब के इनको किस तरह से पकड़ा जाए, क्योंकि यही अब एक फसाद की जड़ जिसे कहने के है सबसे बड़ी। देखें, ये तो दौर ही फेक न्यूज़ का, डिसेप्शन का और पोस्ट ट्रुथ एरा है। यहाँ पे तो ट्रुथ वही है जिसको आप बार बार बयान करें, जिसको बार बार रिपीट करें और जिसके लिए तहकीक की ज़रूरत नहीं है। अब तो ट्रुथ वो हो गया है कि आपको तहकीक की नहीं, रिपीटेशन की ज़रूरत है। आप बार बार उसको रिपीट करें और एक नैरेटिव क्रिएट करें। आई थिंक देखें, ये एक्चुअली होता यही है कि जो इस तरह का प्रोपेगेंडा है उसके लिए पहले एक आयोटा ऑफ ट्रुथ ढूंढा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि बलूचिस्तान के बॉर्डर पे FC तैनात है, ये आयोटा ऑफ ट्रुथ है। अब खुदा ना खास्ता FC इन्वॉल्व है या नहीं, इस पे किसी ने तहकीक नहीं करनी। इस ट्रुथ को लेके एक कहानी बना देनी है, एक फॉल्स नैरेटिव बना देना है, फिर इसको रिपीट करना शुरू कर देना है, फिर उसको इतना रिपीट करना है कि वो जो लोग हैं वो ये समझने लग जाएं कि नहीं, शायद यही ट्रुथ है, क्योंकि ट्रुथ की अब डेफिनेशन ही रिपीटेटिव वर्बलाइजेशन हो चुकी है। तो उसके बाद जो कुछ जिसको लेनन कहता है यूजफुल इडियट्स, वो उसको पिक कर लेते हैं और फिर बगैर उसके वो आगे उसको फैलाना शुरू कर देते हैं। वही उनका अकीदा बन जाता है, वही उनका ख्याल बन जाता है और वही उनकी आइडियोलॉजी बन जाती है। तो इसको अब काउंटर कैसे करना है, आई थिंक ये खाली अब मदरसों में नहीं, हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी जो है वो हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको अब आई थिंक अवेयर करने की ज़रूरत है। हमें एक नेशनल नैरेटिविटी क्रिएट करने की ज़रूरत है। हमें अपनी कथा और कहानी दोबारा से बयान करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान क्यों बना था, ये कितनी बड़ी नेमत है। और फिर इसमें जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका जो किरदार है, उनकी जो कुर्बानी है, उसको आई थिंक वाज़े करने की ज़रूरत है कि क्लेम करना है जी, उसको दोबारा से वो करना है। और फिर लोगों को ये बताना है कि हम एक, उन्होंने जैसे कहा कल DG ISPR ने भी कहा कि हम वॉर आ नहीं रही हमारे पास, बल्कि हम वी आर नाउ इन द वॉर। और वॉर हमारे सामने जंग हो रही है, रोज मेरे और आपके सामने एक कोई बैटल होती है जिसको हम महसूस नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ हम उसका निशाना बन जाते हैं, या हम उस दिन उस मौके पे उससे बच के निकल जाते हैं। सो एक्चुअली पूरा माशरा इस वक्त, पाकिस्तान जो है वो इस वक्त टारगेट है सोशल वॉरफेयर का, लीगल वॉरफेयर का, इकोनॉमिक वॉरफेयर का, और जिसको आप कहते हैं कि हर तरह की वॉरफेयर जो है वो हम पॉलिटिकल वॉरफेयर। बिल्कुल ठीक। सो इन सारी वॉरफेयर्स में अगर आप हालत जंग में हैं तो फिर डाइसेंशन और ये डिवीजन की जगह आई थिंक कन्वर्जेंस होनी चाहिए। और मेरी सजेशन ये है कि जी इसके लिए एक आई थिंक एक नेशनल कंसेंसस होना चाहिए। और अगर जो पॉलिटिकल पार्टीज अभी ये कहती हैं, या जो पॉलिटिकल डाइसेंशन के जो एलिमेंट्स ये कहते हैं कि जी हमसे नहीं पूछा गया, हमें नहीं बताया गया, तो उनको दे आर वेलकम, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ पाकिस्तान, उनको किसी ने मना नहीं किया। वो आए उस एपेक्स कमेटीज़ में, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो भी फोरम्स हैं और जो फोरस हैं उसके अंदर आके एड्रेस करें। जी बहुत शुक्रिया। करंट रिटायर्ड आबिद लतीफ़ दिफाई तज़कियाकार हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम आपको अज़्म व हिम्मत की एक ऐसी जिंदा जावेद शख्सियत से मिलवा रहे हैं जिनकी कहानी सुनकर नौजवान मोटिवेट हुए बिना नहीं रह सकते हैं। ज़रा तसव्वुर करें कि आप अपनी तमाम तर मेहनत और सलाहियत के साथ पाकिस्तान नेवी में फ़ाइटर पायलट हों और कामयाबी के साथ तमाम मनाजिल भी तय करते जा रहे हों, और अचानक आपको खबर मिले कि अब आप देख नहीं सकते तो आप पर क्या गुजरेगी। इस मरहले में कोई भी हो यकीनन वो नाउमीद हो जाएगा। लेकिन आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि इन तमाम मराहिल से गुजर चुके हैं। आपकी उनसे मुलाकात भी करवाते हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि शाहबाज बलोच जो हमारे साथ मौजूद हैं, अगरचे वो बिनाई से महरूम है, लेकिन उन्होंने एक जदीद तरीन स्कूल ऑफ मोटिवेशन भी कायम कर रखा है, जहाँ वो लोगों को पाकिस्तान के लिए मस्बत जद्दोजहद करने के लिए तैयार करते हैं। वो एक आलमी मयार की कमर्शियल फिल्म और अपनी बायोग्राफी भी तहरीर कर चुके हैं। शाहबाज बलोच पैदाइशी नाबीना नहीं है, बल्कि दौरान सर्विस एक बीमारी के बायस उन्होंने मुकम्मल बीनाई खो दी थी। शाहबाज को ब्रिटिश और अमरीकी नेवी के साथ मिलकर भी काम करने का तजुर्बा है। उन्होंने मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के साथ मिलकर 7 साल तक भारतीय जासूसों और मछेरों को कामयाबी के साथ गिरफ्तार किया है। उन्होंने बिनाई से महरूम होने के बाद अमेरिकन PMP सर्टिफिकेट, आलमी माहौलियाती एजेंसी से सर्टिफिकेट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सोशल एंटरप्रेन्योर सर्टिफिकेट, कोचिंग और मेंटोरिंग में लंदन से सर्टिफिकेट और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का एजाजी सर्टिफिकेट भी हासिल कर रखा है। हाल ही में उन्होंने अपनी बायोग्राफी साइट टू विजन तहरीर की है, उनसे इस किताब के बारे में भी हम पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सदाती अवार्ड याफ्ता
और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले सोशल और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट पाकिस्तान नेवी के कमांडर रिटायर्ड शाहबाज बलोच। शाहबाज, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपके वक्त के लिए, आप एक बार फिर से हमारे शो पर तशरीफ लाए हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी अगेन। थोड़ा सा सर मैं रिकॉल करना चाहूँगा कि किस तरह से शौक पैदा हुआ था आर्मी में जाने का, फिर उसके बाद फाइटर पायलट बनने का। अगर आपको याद हो तो जी मैंने लास्ट शो में भी, मैं अपने नाज़रीन के लिए सिर्फ दोबारा रिकॉल करवाना चाहूँ। मुझे याद है कि मैं सबसे पहले तो जब मैं छोटा था तो जब मैं अपने घर की छत से वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर गुजरता था जी, तो मैं उसको देख के बड़ा फैसिनेट होता था कि यार ये इंसान इसमें बैठ के उड़ते हैं या ये खिलौने वाले हेलीकॉप्टर। तो दैट वाज काइंड ऑफ फैसिनेशन फॉर मी। ठीक है। और उसके बाद व्हेन आई यूज्ड टू हियर द ब्रेव स्टोरीज ऑफ MM आलम, जब मैं कैडेट कॉलेज गया तो वहाँ पे जब मैंने उनकी किताब में उनको देखा, एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कि उनका नाम है और वो एस पायलट हैं और उन्होंने विद इन 30 सेकेंड 5 जो दुश्मन के जहाज है उनको मार गिराया था। तो दीज थिंग्स यूज्ड टू फैसिनेट मी। और इसके साथ साथ मेरे ताया थे हु वाज अ हेलीकॉप्टर पायलट, तो उनके साथ उन्होंने जब ही वाज अ बेस कमांडर इन रावलपिंडी तो उन्होंने मुझे बुलाया विज़िट के लिए, मेरे साथ भाई भी था। तो जब मैं हेलीकॉप्टर में बैठा अंदर तो मैं छोटा सा था और जब मैं उनके वो देखने के लिए अंदर से इतने स्विचेस हैं और दैट फैसिनेटेड मी और उस वक्त मेरा ये ड्रीम बन गया था। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो मैरीटाइम सिक्योरिटी के साथ मिलकर ये जो भारतीय जासूसों और मछेरों को गिरफ्तार की, ये जरा एक शॉर्ट सी हमें कहानी सुनाएं क्योंकि वक्त की भी हमारे पास कमी। जी, उस वक्त जब मैं नेवी में जब वॉरशिप से मेरी ट्रांसफ़र हो गई मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी में, तो उस वक्त हम वी यूज्ड टू कैप्चर ऑल दी नॉट ओनली दी ये जो एंटी स्मगलिंग से रिलेटेड, एंटी पायरेसी से रिलेटेड जो ये पूरा एरिया है पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है इसको हम कवर करते थे और इसके साथ साथ बड़ा एक जो बुनियादी किरदार है और इंफरादी किरदार है हम अदा करते थे और सारी जो जितनी स्मगलिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती थी जी हम उनको रोकते थे और साथ साथ जो मछेरे इस ये जो इकोनॉमिक जोन था उसके अंदर एंटर होके जब वो फिशिंग करते थे जो कि एक अलाउड नहीं था, परमिटेड नहीं था, तो उनको हम कैप्चर करते थे और फिर उनको हम लेके आते थे। ठीक है। अच्छा, आपकी जो अचीवमेंट की लिस्ट है वो तो बहुत ज़्यादा लंबी है, मैं बताना शुरू होऊंगा तो मेरा ख्याल है मेरे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जाएगा। जो लेटेस्ट अचीवमेंट आपकी बुक है जर्नी फ्रॉम साइट टू विजन, उस पर ज़रा रोशनी डालें। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो मैंने आपसे कहा था कि ये ख्वाब है। जी बिल्कुल। और अब आपके सामने, ये मेरे सामने है, दिस इज हकीकत। अगर आपको कैमरामैन दिखा सके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। द जर्नी फ्रॉम साइट टू विजन, ये मैं आपके लिए कॉपी लेके आया। सर थैंक यू सो मच। आई विल गिव यू माय साइन कॉपी। ये ठीक है, वो ख्वाब था जो अब हकीकत है। मैंने इसका एक नाम और टाइटल कैसे रखा कि अपनी लाइफ से सोच के कि अल्लाह ने मुझसे साइट ले ली लेकिन मुझे विजन अता दे दिया, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है हर एक इंसान की लाइफ में कि आपकी लाइफ में अगर बसारत है लेकिन आप देख नहीं सकते तो उस बसारत का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको बसीरत से देखना चाहिए। ठीक है। और उसकी जो बियॉन्ड द साइट उसकी रेंज जो होगी वो ज़्यादा होगी साइट से। तो ये बेसिकली अल्लाह ने एक मुझ पे करम किया और इसी विज़न को लेके जब मेरे पास आंखें नहीं थी तो मैं बहुत दूर तक अब मैं देख सकता हूँ, क्योंकि जब मेरे पास आंखें थी तो मैं देख नहीं सकता था दूर तक। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में भी देखा बहुत से नोबल कॉजेज़ हैं जिनके लिए आप काम भी कर रहे हैं, आपको बहुत से अवार्ड्स, बहुत से मेडल्स भी इस सिलसिले में मिले हैं। पाकिस्तान में आप किस तरह से देख रहे हैं डिसेबल जो लोग हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? वो उतने मोटिवेटेड हमें नज़र नहीं आते जितने मोटिवेटेड आप मुझे नज़र आ रहे हैं। देखें, होप इज़ लाइफ एंड लाइफ इज़ द नेम ऑफ होप। हमें मायूस नहीं होना चाहिए। 2022 में डिसेबिलिटी राइट एक्ट मंजूर हुआ था और उसके तहत एक नेशनल काउंसिल फॉर रिहेबिलिटेशन फॉर डिसेबिलिटी राइट्स ये बनी थी और उसके साथ साथ प्रोविंशियल काउंसिल फॉर डिसेबिलिटी राइट्स ये बन गई थी। ठीक है। इसकी क्लॉजेस भी आ गई थी, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसके अंदर 2 मेंबर फ्रॉम द सेनेट अपोजिशन और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट के थे 2 मेंबर्स फ्रॉम नेशनल असम्बली, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, मिनिस्टर ऑफ
CDA, मिनिस्टर फ्रॉम ह्यूमन राइट्स और 3 डिसेबल लोग, तो कमेटी बनी थी। इसके साथ साथ इसके जो रोल्स थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे कि आपने डिसेबल को कोटा देना है, प्रॉपर्टी टैक्स और जितने टैक्सेस से वो एग्जाम्प्ट होगा, जितनी जो एयर फेयर्स हैं और जितनी रेलवे के फेयर्स हैं उनमें 50% ऑफ होगा, आपको डोर स्टेप पे मेडिसिन मिलेगी, आपकी मेडिकल फ्री होगा, आपको हर जॉब के अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट में भी आपको कोटा मिलेगा, फैसिलिटेट, एक्सेसिबिलिटी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। लेकिन द पॉइंट इज अब ये 2020 में हो चुका हुआ है, काउंसिल बन चुकी हुई है, इम्प्लीमेंटेशन की कमी है एक्चुअली, देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन। आई होप, मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि मेरी 4 रिकमेंडेशंस हैं कि आप पार्लियामेंट के अंदर एक डिसेबल लोगों की रिजर्व सीट्स लाएं, भले 2 या 3 सीटें हों। आई थिंक गवर्नमेंट और अपोजिशन को इसमें कोई एतराज़ नहीं होगा, दे विल बी ऑन द सेम पेज, क्योंकि इससे पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर इमेज इंटरनेशनली प्रोजेक्ट होगा, जाना जाएगा। इसके साथ साथ बजट के अंदर आप एलोकेशन करें ताकि उनको जो डिसेबल लोग हैं जिनको व्हील चेयर, हेयरिंग एड और आंखों की जो विजुअल एड्स हैं वो फ्री मिल सकें। ठीक है। इसके साथ साथ आप मिनिस्ट्री फॉर स्पेशल पर्सन बनाएं ताकि स्पेशल पर्सन की जो नीड्स हैं वो मिनिस्ट्री समझे। ये नहीं कि आप एक और मिनिस्ट्री फॉर ह्यूमन राइट्स के अंदर एक डिपार्टमेंट बना दें जो इफेक्टिव ना हो। और इसके साथ साथ आप जो प्लीज़ मेरी बड़ी आई विल एम्फसाइज कि आप जो डिसेबल लोग हैं, दैट आर द 10% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, दैट मेक्स इट 2.5 करोड़ लोग विद डिफरेंट काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। आप उनको एक सेल्फ उनकी प्लेटफॉर्म होना चाहिए उनके पास, उनकी इंटीग्रिटी ना मजरूह हो, उनको आप जहां 2% कोटा है आप 10% पे लाएं। आई एश्योर यू दे विल शो यू मोर एफिशिएंसी इन द गवर्नमेंट जॉब्स, इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लीज 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 मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जितने भी डिसेबल्ड 2.5 करोड़ लोग हैं उनको प्लीज भिखारी ना बनाएं, और खवातीन स्पेशली जिसपे हेयरिंग इम्पेयरमेंट आती है, डिफरेंटली एबल, और ये वर्ड भी डिसेबल का ख़त्म कर चुके हैं। 2020 की जो काउंसिल बनी थी पार्लियामेंट में अप्रूव के, डिसेबल वर्ड हमने यूज़ नहीं करना, डिफरेंटली एबल वर्ड यूज़ करना है। ठीक है। तो आई थिंक दिस इज माय रिक्वेस्ट कि आप प्लीज पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन गिव देम जॉब्स, गिव सो दैट दे शुड नॉट बिकम द बेगर्स, दे शुड बिकम द पॉजिटिव सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपकी फिल्म के हवाले से बात कर लेते हैं, बायोग्राफी के हवाले से बात कर लेते हैं। मैंने सुना उस पर भी काम हो रहा है और एक मूवी बनने जा रही है आपकी लाइफ पर, कोई इस तरह की तैयारियां भी शुरू हो रही हैं? जी हाँ, एक अभी उसका इंसेप्शन फेज में था, अब स्टेप नंबर 2 पर स्क्रिप्ट राइटिंग उसकी हो चुकी हुई है। अब इंशाल्लाह इसको इंटरनेशनल लेवल पे वी आर प्लानिंग कि पूरी दुनिया में एक मैसेज जाए कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी स्टोरीज हैं, जो ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान का इमेज ओवरऑल और प्रोजेक्ट कर सकते हैं और पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मेरी स्टोरी से, मेरी वजह से पाकिस्तान का ओवरऑल इमेज एक बेहतर हो सकता है, तो मैं ये इससे ज़्यादा मेरे लिए एजाज की बात क्या हो सकती है। ठीक है। तो हु इज गोइंग टू एक्ट मेन लीड, कोई आपके जहन में हो, कोई पाकिस्तानी ऐसा एक्टर हो या इंटरनेशनली कोई एक्टर हो जो आप चाहते हैं कि आपका जो किरदार है बड़े अच्छे से निभा सकेगा? मुझे तो फ्रेंकली स्पीकिंग सेकंड पार्ट में तो मुझे खुद ऑफर हुई है कि सेकंड पार्ट में मैंने खुद करना है। ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है वो मेरे से रियलिटी, लेकिन फर्स्ट पार्ट में आई वुड लव के इंटरनेशनली, ये पहली चीज़ तो ये कि इंटरनेशनली ये जाए, ठीक है, ताकि पूरी दुनिया में मैसेज जाए, नॉट इन पाकिस्तान, ताकि ये पाकिस्तान की इमेज का मसला है। ठीक है। तो ये जाए, और इसमें अगर कोई एक्टिंग मैं समझ सकता हूँ कि फवाद खान, आई थिंक मुझे जब मैं साइटेड था तो उस वक्त मैं नया मुझे याद है उनकी एक्टिंग भी और उनकी झलक भी, तो अगर वो हो सकते हैं तो ठीक है, वरना एनीवन इज इम्पोर्टेंट, हर कोई अदा कर सकता है। ठीक है। अच्छा, तो शाहबाज मुझे बताइएगा फ्यूचर प्लान्स क्या चल रहे हैं, मजीद किन चीज़ों पर काम कर रहे हैं आप? फ्यूचर ये प्लान्स चले एज अब मैं कम्युनिटी सर्विस में मैं काम कर रहा हूँ एज ए फॉर कम्युनिटी और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी एक NGO मेडे वेलफेयर फाउंडेशन ये रजिस्टर SEC में कराई है और वो प्रोसेस में है। उस प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह मैं जो जितने भी जो डिसेबल लोग, डिफरेंटली एबल लोग हैं और उनके लिए पूरे पाकिस्तान में उनकी नॉट ओनली एजुकेशन फॉर देयर रिहेबिलिटेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट, इसके लिए मैं काम करूँगा। और साथ साथ ट्रांसजेंडर्स के लिए उसी प्लेटफॉर्म से, क्योंकि ऑलरेडी मैं हुनर सेंटर्स मैंने पाकिस्तान में बनाए हैं 3-4,
वहाँ से मैंने स्टार्टअप लिया है और इसी पे मुझे मेडल ऑफ ऑनर भी मिला है मेयर ऑफ हॉन्सलो की तरफ से, लंदन मेयर ऑफ हॉन्सलो किंग चार्ल्स वाली की तरफ से। ठीक है। तो आई थिंक आई विल कंटिन्यू दिस, ताकि जो मेरे जितने भी डिफरेंटली एबल लोग हैं जी, वो एक उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए और उनकी इंटीग्रिटी डैमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोटिवेशनल स्पीकर कमांडर रिटायर्ड शाहबाज बलोच हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।